हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग जो सीजीपीएससी प्री में जो इंडिया का जीएस है, ठीक है, 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले मैं जो छत्तीसगढ़ का जीएस है उसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के क्लास में जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है इंडिया जीएस का, उसको देखने वाले हैं, जो सीजीपीएससी प्री 2023 में, मतलब फरवरी महीना में जो आया था, ठीक है। तो उसका वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं। तो तो यहाँ पे है क्वेश्चन 51। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ठीक, तो ये सही नहीं है बताना है। तो आप देख सकते हो इसका, इसमें पहला जो ऑप्शन है, इसके अंतर्गत भारत के इक्यावन अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। और ऑप्शन बी है, इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर 80 मांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। इसके इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन, ठीक, तो ये इंडियन पॉलिटी का है, जिसमें संविधान संशोधन की बात हो रही है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है वो बताना है। ठीक, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या सही नहीं है वो बताना है। तो 51 का जो सही आंसर है, 51 का 51 का करेक्ट आंसर है, 51 का जो करेक्ट आंसर है वो 51 का करेक्ट आंसर है, कौन सा है? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। ठीक, तो ये सही नहीं है। तो मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके अंतर्गत, मतलब इसके संदर्भ में जो ऑप्शन ये है, इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्ताक्षरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्ताक्षरित किया। ये सही नहीं है। ठीक, तो इस जो ये सही क्या क्या है, बी सी डी सही सही, मतलब बी और सी सही है। इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर 80 मांकित तो सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व हो चुका है। तो अगले पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ये बताना है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो पट्टाभी सीतारामैया, फजल अली, एम पडिक्कर, एच एन कुंजरू। ठीक, तो ये इसका बताना है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर बताना है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? ठीक, तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए। तो पट्टाभी सीतारामैया को शामिल नहीं था। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया शामिल नहीं था। तो इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो बने पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों में फजल अली, के एम पडिक्कर, एच एन कुंजरू ये स्वीकार किया गया, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को स्वीकार नहीं किया गया, तो इसमें शामिल नहीं थे पट्टाभी
सिद्धारमैया जो है शामिल नहीं थे। तो आई होप यू आर क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन 2 है इंडिया जीएस का। तो नेक्स्ट में चले जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 53। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ठीक, तो अभी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया है? तो आर्टिकल से आया हुआ है। ठीक, तो प्रोविजन ऑफ discrimination which may be given by central government to states is given under which article of the constitution? संविधान का अनुच्छेद टोटल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 275 में, अनुच्छेद 281 में, अनुच्छेद 282 में, अनुच्छेद 228 में। ठीक, तो इसका सही आंसर बताना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होता है, अनुच्छेद 282। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के 282 अनुच्छेद अनुच्छेद 282 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 282 में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, तो ये राष्ट्रपति, ये भी इंडियन पॉलिटी का है, इंडिया पॉलिटी। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है में क्या सही नहीं है उसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है। तो पहला पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। ठीक, तो किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो जो 54 है उसका जो सही आंसर है, क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ठीक है करेक्ट आंसर है इसका डी आता है, डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं? ठीक, मतलब सभी सही, ए बी सी, ये जो तीनों हैं वो सही है। ठीक, तो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार और। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई इसमें कोई नहीं सही, मतलब सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी सही है। ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। ठीक, तो ये सही है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। ठीक है, तो ये सही है। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक, तो ये इस टाइप से तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें से क्या होगा? करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी? यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है, सांसद जो है वो अगर विधानमंडल मतलब विधानसभा में अगर निर्वाचित हो जाता है, तो उसमें कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी?
ठीक, तो कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, राज्य की विधानमंडल से कितने दिनों में उसको इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो ये बताना 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 55 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, 14 दिनों के अंदर में उसको इस्तीफा देना होगा, राज्य की विधानमंडल से 14 दिनों में इस्तीफा देना होगा। कि अन्यथा क्या हो जाएगा, संसद सदस्य अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो अगर ऐसा जो सांसद है वो विधानसभा में निर्वाचित होता है तो उसको 14 दिनों में विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, यदि नहीं देता है तो उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। ठीक, तो इस टाइप से इसका जो सही आंसर है वो भी है, 14 दिनों में उसको इस्तीफा देना होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 56, निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। ठीक, तो राज्यों के जो राज्यसभा सीट है उनके आधार में घटते क्रम में। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा किस राज्य में है, फिर उसके बाद। ठीक है, तो घटते क्रम में बताना, घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले आता है, मतलब जिस राज्य में राज्यसभा सीट ज्यादा है उसको पहले करना है। ठीक है, तो A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जैसे ऑप्शन ए में क्या है, गुजरात में सबसे ज्यादा है, कर्नाटक में, फिर केरल में, उड़ीसा में। ठीक है, तो इस टाइप से बी में क्या है, कर्नाटक, गुजरात, केरल, उड़ीसा। सी में कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे ज्यादा जो राज्यसभा का सीट किसमें ज्यादा है वो देखना है, और सबसे कम किसमें है वो देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 56 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन ऑप्शन सी। मतलब राज्यसभा जो सीट है कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में, फिर केरल में। ठीक है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट है, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में, फिर केरल में। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, निम्न का सही मिलान कर मैच करना है। ठीक है, तो इसमें भूगोल का है, भारत के भूगोल क्वेश्चन आए हैं, निम्न का सही मिलान करना है। ठीक, तो पहला जो है उत्तर पश्चिमी हिमालय, दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तीसरा जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, और चौथा है अरुणाचल हिमालय। उत्तर पश्चिम हिमालय इधर दिया है जास्कर, शिवालिक श्रेणी, नमचा परवा, लेप्चा जनजाति। ठीक है, तो इसमें कूट दिया हुआ है ABCD, तो 57 का कौन सा इसमें सही होगा बताना है। ठीक है, तो 57 का जो सही होगा, ठीक है, वो क्या है, सी सही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी सही है, मतलब क्या है, ए का जो है 2 होगा, और बी का 1 होगा, और सी का जो है 4 होगा, और ठीक है, डी का 3 होगा। ठीक, तो अब इसको मैच कर लेते हैं, मैच। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं, उत्तर पश्चिमी हिमालय 1 का 2 है। ठीक, 1 का 2 उत्तर पश्चिमी हिमालय मतलब शिवालिक श्रेणी, उत्तर पश्चिमी हिमालय मतलब शिवालिक श्रेणी। ठीक, तो शिवालिक श्रेणी में है। हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, ये कौन सा है, B का 1 मतलब जास्कर। ठीक, तो हिमाचल और उत्तराखंड का जो हिमालय है वो जास्कर श्रेणी में आता है। ठीक, और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है वो लेप्चा जनजाति। ठीक है, लेप्चा जनजाति, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय लेप्चा जनजाति में है। अरुणाचल हिमालय जो है वो नमचा बरवा। इस टाइप से इसका मैच करना है, उत्तर पश्चिमी हिमालय शिवालिक श्रेणी, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय जास्कर, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है लेप्चा जनजाति, और अरुणाचल हिमालय में नमचा बरवा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका मैच करना है। क्वेश्चन 57 साल हो गया है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 58 में। क्वेश्चन 58 है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। प्रायद्वीप भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं बताना है। तो इसमें 3 दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला में क्या है, मतलब 3 पॉइंट दिया है। पहला है, इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है।
तीसरा में क्या है, इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं। ठीक, तो 1 2 3 ये दिया है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2 सही नहीं है, बी में है 2 और 3, सी में 1 और 3, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन 58 का सही आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3 क्या है, सही नहीं है। प्रायद्वीप पठार के संबंध में क्या सही नहीं है, तो 1 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 1 और 3 सही नहीं है, मतलब क्या है, दो सही है। ठीक है, तो दो जो है इसमें सही है। तो प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के जो सही है वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का सही क्या है, प्रायद्वीपीय की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम से, ठीक है, तो पश्चिम जो है इधर, ये पश्चिम होता है, पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय ऊंचाई, ये प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 59 में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, जेट प्रवाह के बारे में बता रहा है। जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है ये बताना है, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है बताना है। ठीक, तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही बताना है। जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। दूसरा में क्या है, तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह का उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। तीसरा है जो जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, तो ये 3 जो कथन है दिया हुआ है, तो इसमें से क्या सही है जेट प्रवाह के संबंध में वो बताना है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। ठीक, तो ये 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 59 का जो है करेक्ट आंसर 1 और 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, मतलब जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है बताना था। तो जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है, जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। ठीक, तो ये सही है। और तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। ठीक है, ये सही है, तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। तो 1 और 2 सही है। ठीक है, तो जेट प्रवाह के संबंध में जो सही कथन है वो हम बता चुके, तो ये दोनों को याद रखना है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 59 का, वो ऑप्शन ए है, 1 और 2 सही है जेट प्रवाह के संबंध में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न निम्न जीवमंडल नीचियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। ठीक, तो निम्न जीवमंडल नीचियों को, मतलब जीवमंडल है इसमें, जीवमंडल नीचे को उनके भौगोलिक क्षेत्र, एरिया एरिया के आधार पर घटते क्रम में सजाना। सबसे ज्यादा किसका एरिया है, उसके बाद जीवमंडल जो होता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये बायो इंग्लिश में देख लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिसका जो भौगोलिक क्षेत्र है सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम कम। तो जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, भारत भूगोल का। तो जीवमंडल नीचे हो, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम बताना है। तो इसको देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है पचमढ़ी, कंचनजंगा, पन्ना, नंदा देवी, अगस्त्यमलाई। ठीक, तो बी आप देख सकते हो, सी डी। ठीक है, तो इसमें बताना है, तो ये सभी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जीवमंडल क्षेत्र, तो भौगोलिक एरिया जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो जो 60 है उसका जो सही आंसर है क्या है, डी। डी जो सही आंसर है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व है, उनका जो एरिया के आधार पे सबसे ज्यादा जो भौगोलिक एरिया है, ठीक है, भौगोलिक का क्षेत्र, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे ज्यादा क्षेत्र है, फिर पंचमढ़ी, फिर अगस्तमलाई, पन्ना,
कंचनजंगा। ठीक है, तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अगस्त्यमलाई, ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा, ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो एक इसमें क्या है, जो एरिया है उसके अनुसार नंदा देवी का भौगोलिक के क्षेत्र ज़्यादा है सबसे, फिर पंचमढ़ी का, फिर अगस्त्यमलाई का, फिर पन्ना का, फिर कंचनजंगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। उनका जो एरिया का क्रम है हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको रब करके आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय भूगोल का क्वेश्चन था, एक अच्छा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को आईसीएआर द्वारा यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाना है, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिसका है, उसके बाद जिसका कम है, फिर उससे कम है। तो निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को आईसीएआर, ठीक है, तो आईसीएआर होता है द्वारा यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, मिट्टी, भारतीय मिट्टी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए में दिया है अल्टी सोल्स, फिर एंटी सोल्स, फिर एल्टी सोल्स, फिर एरिडी सोल्स। तो उस पर बी सी डी सब दिया है, तो मृदा के प्रकार है। ठीक है, ये सब मृदा के प्रकार हैं। तो 61 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो कौन सा है? ऑप्शन सी, भारतीय मिट्टी का। तो ये जो क्षेत्र है आईसीआर यूएसडीए अनुसार, तो भारतीय मिट्टी का, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है एंटी सोल्स का है, फिर एल्फी सोल्स का, फिर एरिडी सोल्स का, फिर अल्टी सोल्स का। ठीक, तो 61 का जो करेक्ट आंसर है सी, एंटी सोल्स, फिर एल्फी सोल्स, फिर एरिडी सोल्स, फिर अल्टी सोल्स। ठीक है, भारतीय मिट्टी के संबंध में क्वेश्चन आए हुए थे। तो रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर और क्वेश्चन 62 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। ठीक, तो जो कथन दिया हुआ है, ठीक, दो कथन दिया हुआ है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला कथन है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। दूसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। तो जो दो कथन दिए हैं उसको पढ़ना है, उसका सही विकल्प चुनना है। जैसे कि ए बी सी डी चार ऑप्शन है, उसमें पहला में क्या है, एक और दो सही है तथा दो एक का सही कारण है। और बी जो है, एक और दो दोनों सही है परंतु दो एक का सही कारण नहीं है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट एंड रीजनिंग वाला है। तो सी में क्या है, एक सही है परंतु दो गलत है। और डी में क्या है, एक और दो दोनों गलत हैं। ठीक है, इस टाइप से इसमें दो कथन दिए हैं और उसके बेस में चार ऑप्शन तो सही बताना है। तो 62 का जो सही आंसर है, 62 का सही आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब एक और दो दोनों सही हैं तथा दो एक का सही कारण है। ठीक है, तो इसका जो एक और दो दोनों सही हैं और दो एक का सही कारण। ठीक, तो निम्न कथनों पर सही गलत चुनिए। ठीक, पहला जो कथन है वो सही है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। ठीक है, ये सही है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। इसीलिए जो दो है सही है, पर दो जो है वो एक का सही कारण। ठीक, तो जो दो है एक का सही कारण है। अगर दो हो रहा है तभी एक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो दो है एक का सही कारण में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 63 में चले जाते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, डीप में पढ़ना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। तो फ्री है फिर भी देखो इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको पता है तो बन जाएगा, नहीं पता है तो गलत हो जाना चांस है, क्योंकि इसमें कथन वाला है। पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा डीप में, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 63, क्वेश्चन नंबर 63 में है, कॉलम एक में दिए गए फसलों को कॉलम दो में दिए गए राज्यों के साथ मेल करें जहां उनकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या है, फसल और उसके राज्य और पैदावार सबसे ज्यादा, मतलब कौन सा फसल किस राज्य में सबसे ज्यादा पैदावार होता है, उसके बारे में इसमें सही मिलान करना है। कॉलम एक में फसल है, कॉलम दो में राज्य है। ठीक है, तो फसल जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, उड़द। और राज्य में क्या है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश।
ये बेसिकली फसल और सर्वाधिक पैदा जहाँ पे होता है, किस राज्य पे बताना है। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट ABCD, तो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो बताना है। ठीक है, बाजरा जो है राजस्थान में ज़्यादा होता है, ये सबको पता होता है। कि मतलब क्या है, बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 जो है एक ही में है। ठीक है, तो इसका 63 का बी होना चाहिए, 63 का बी है। ठीक है, तो मतलब देखो एक सही हो गया तो सब सही हो गया। ठीक, तो इसमें देखो इसमें बाजरा का राजस्थान सबको पता रहता है ना, बाजरा का राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो बी का 3 एक ही में है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक एक का पता है तो सब पूरा मैच हो जाता है, तो बी का 3 एक ही में है, इसका मतलब ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है। ठीक है, बी मतलब ए का एक होगा, A का 1 और A का 1, और बी का क्या है, 3 है, और सी का जो है 2 है, सी का 2, और डी का कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसका मैच कर सकते हैं। तो जो जो रागी है, ठीक है, रागी ये सबसे अधिक पैदावार रागी का कर्नाटक में होता है, और बाजरा का पता ही है राजस्थान में। और जो ज्वार है ना, ज्वार ज्वार का ज्वार का कहाँ होता है, ज्वार का महाराष्ट्र में, उसी का तो। और उड़द का जो है मध्य प्रदेश में, उड़द का मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फसल और सर्वाधिक उत्पादन और राज्य, ठीक है, तो रागी का कर्नाटक में होता है सबसे ज्यादा, बाजरा का राजस्थान में, ज्वार का महाराष्ट्र में, और उड़द का मध्य प्रदेश में। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आते हैं क्वेश्चन बन जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बन सकता है। ठीक है, इसको पता रहता है कि क्वेश्चन नंबर 64 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन, ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है, कौन सा कथन, कथन दिए हुए हैं उसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूरा भर भर के आया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, और मैचिंग वाला भी बहुत सारा है। ठीक, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला जो है इसमें, पहला पहला भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। दूसरा में है भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। तीसरा में भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये सब निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो 64 का जो सही आंसर है वो बी है। ठीक है, तो बी जो है सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, 64 का बी है। तो ये सही नहीं है, बाकी एक ए और सी सही है। ठीक है, ए और सी, मतलब निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये क्या है, सही नहीं है, लेकिन ए और सी सही है एक्चुअल में। ठीक है, तो भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर। ठीक है, भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथा स्थान पर, याद रखोगे। पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसके आधार पर चौथे में है भारत। और भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में। ठीक, तो भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता है जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई में। ठीक, तो ये सबको आपको याद रखना है। तो ये जो फैक्ट है तो याद रखना है, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, करंट अफेयर्स का है वैसे। तो क्वाड, QUAD क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है। क्वाड समूह के संदर्भ में एक ग्रुप होता है 4 देशों का, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है बताना है। इसमें पहला जो कथन है, क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IMPDA पहल की घोषणा हुई। इसको लग रहा है सब सही हो सकता है। ठीक, तो 65 है, 65 का जो करेक्ट आंसर है ये है। तो ठीक है, तो इसमें क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है बताना था।
तो जो 65 है उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब केवल तीन जो है सही है। तो क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई। ठीक, तो क्वाड जो एक समूह होता है चार देशों का, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, तो इस के जो संबंध है वो क्वाड 2022 में बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई थी, क्योंकि ये सही है, मतलब केवल तीन इसमें सही है, बाकी सब गलत है। तो ये क्वाड समूह के संदर्भ में सही बताना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 66। ये चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है, ये बताना है क्या सही है। 44वें चेस चेस ओलंपियाड हुआ था, तो पहला जो है ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 165 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कहाँ से पदक हासिल किया। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का है, अब तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, मतलब ये इसका सही आंसर तीनों है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, नहीं है। ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 165 टीमों ने भाग लिया, हिस्सा लिया था। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। ठीक, तो ये सही है, एक दो तीन सभी सही है। ठीक है, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है। ठीक, तो एक, दो और तीन तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, 66 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, तो रब कर देते हैं। करंट अफेयर्स का एक और क्वेश्चन है, 67। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मड़गांव, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, उपरोक्त में से कोई नहीं। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया बताना है। करंट अफेयर का अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। ठीक, तो वर्ष 2022 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं उसके संबंध में क्या है, सही है बताना है। करंट अफेयर्स का है। तो पहला जो है ऑप्शन, पहला जो कथन है क्या, कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो 68 जो है उसका जो सही आंसर है उसका बी है, मतलब वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो ये पहला जो है कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और तीसरा जो है प्रभात को भी यह पुरस्कार दिया गया। तो फिर वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में सही जो है एक और तीन सही है। 68 का जो सही है वो बी है, मतलब कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, प्रभात को भी यह पुरस्कार दिया गया। तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया। गुरमिंदर सिंह, मिलाप चंद, मोहसेन शहीदी, अतुल करवाल, किसे दिया गया वो बताना है। 69 का जो है करेक्ट आंसर तो है सी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहसेन शहीदी। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल मोहसेन शहीदी को दिया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत आते हैं।
अब ये है इसके इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अंतिम पीएसएलवी मिशन का नाम क्या है? इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम पीएसएलवी मिशन का नाम क्या है? करंट अफेयर्स का है। पीएसएलवी C-54, पीएसएलवी C-53, पीएसएलवी C-52, पीएसएलवी C-51। तो 70 का जो सही आंसर है वो क्या है? पीएसएलवी C-54। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम पीएसएलवी मिशन का सही नाम क्या है? पीएसएलवी C-54, पीएसएलवी C-54। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और 71 में कहते हैं, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? 17वां, 18वां, 19वां, 16वां? तो 18वां। ठीक, 17वां हो चुका। 18वां जो है वो भारत मेजबानी कर रहा है। भारत G20 के 18वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक, तो 71 का जो सही आंसर है बी है, 18वां। ठीक, तो सबको पता रहता है, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो 71 भी डन है। अब नेक्स्ट जा देते हैं। करंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं जी, तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? फराह बासित, नमिता गोखले, चित्रा दिवाकरुणी, गीतांजलि श्री। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है। 72 का डी जो है सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री, याद रखना है, अभी भी आ सकता है। देखते हैं। 73 में है, ये भी करंट अफेयर्स का है। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ 2 के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। A B C D चार दिए हैं, ठीक, तो इसको बताना है। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की रानी थी, के बारे में सही नहीं है बताना है। वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई। वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई। ग्रुप में से कोई नहीं। तो स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ 2 के बारे में क्या सही नहीं बताना है। 73 का इसमें जो है ये का जो ये आ जाएगा, वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, ये सही नहीं है। सही क्या क्या है? जो स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ 2 है वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही। ठीक है, और जो सी है तो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी। तो इसमें सही क्या नहीं है? वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, वो क्या है? सही नहीं है। तो 73 का जो सही आंसर है वो ए है। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से गलत मिलान को चुने। ठीक, गलत क्या है वो बताना है। निम्न में से गलत मिलान को चुनना है। ठीक, तो हृदय जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। सेहत जो है सोशल एडवेयर और हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन है। अमृत जो है अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बुक में से कोई नहीं। एक्चुअली में जो योजना है उनके बारे में फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो ये सरल क्वेश्चन है, वैसे इसको जो जो अच्छा से पढ़ा होगा उसको बना ही जाएगा। क्योंकि निम्न में गलत को चुनिए। गलत इसमें क्या है वो बताना है। तो जो 74 है उसका जो सही आंसर है वो डी है, मतलब उसमें से कोई नहीं, सभी सही है। ठीक, जो अमरूद का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सेहत का जो फुल फॉर्म होता है सोशल एडवेयर और हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसन। और हृदय का जो होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसमें से ये तीनों जो है सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो 74 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है उल्टी आ रहा है। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो है G20 के बारे में है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है। तो पहला जो है G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है। दूसरा, G20 का सचिवालय लंदन में है। तीसरा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है।
ठीक है, G20 के बारे में बताना है। 75 का जो सही आंसर है क्या बताना है। तो ABCD दिए हैं, तो इसका जो सही आंसर है क्या है, एक और दो। एक और दो सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, मतलब एक और दो इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो G20 संदर्भ में एक और दो सही नहीं है। मतलब सही क्या, G20 में जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है जी। तो G20 के संदर्भ में ये सही है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत का समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका की और तुर्की शामिल है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो रहा है। एक और दो सही नहीं है, तो तीन सही है। इसको कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सही में सही जोड़ी मिलाना है। 76, इसमें निम्न का सही मिलान करें। तो ठीक है, वन और दो, एक कालम एक है, कालम दो इसमें काल दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय प्राचीन इतिहास का है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और इधर दिया है भीमबेटका गुफा, बुर्ज होम, बनास घाटी, सोहन या सोन नदी घाटी। तो 76 का जो जो यहाँ पे पुट है ABCD इसमें से बताना है। तो इसमें 76 का जो सही आंसर है क्या है, बी है। ठीक है, जो बी, बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है, ए का 4 है। ठीक है, ए का 4 है, और बी का 1 है, बी का 1, और सी का जो है, सी का 2, सी का 2, और डी का 3 है। तो इसका मतलब जो पूरा पाषाण काल है उसमें सोहन या सोन नदी घाटी है, और मध्य पाषाण काल में भीमबेटका गुफा है, नव पाषाण काल में बुर्ज है, ताम्र पाषाण काल में बनास घाटी है। इसे याद रखना है, इसमें स्टैटिक के जीके में आ गया। पूरा पाषाण काल में सोहन या सोन नदी घाटी है, मध्य पाषाण काल में भीमबेटका गुफा, और नव पाषाण काल में बुर्ज हो, ताम्र पाषाण काल में बनास घाटी। तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर पता चल गया है। अब 77 में आते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय इतिहास का क्वेश्चन आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो क्या सही नहीं बताना है। पहला कथन है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। कहते सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, क्योंकि सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो ABCD चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर सही क्या नहीं है बताना है। तो 77 का जो है उसमें ए आ रहा है। एक और दो सही नहीं है। ठीक है, एक और दो सही नहीं है, तो तीन सही है। तो ये वाला जो है ये सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। तो एक और दो सही नहीं है, तीन सही है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ था, उसमें मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी अ, होती थी। ठीक है, तो याद रखना है, बाकी को याद नहीं रखना है, क्योंकि वो सही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या है, 77 का ए है। अब एक और दो सही नहीं है। मतलब क्या, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर क्या है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। अब सही मिलान, 78 का सही मिलान बताना है। बौद्ध परिषद अध्यक्ष, तो ये भारतीय दर्शन से है वैसे। निम्न का सही मिलान करना है। ठीक, बौद्ध परिषद और अध्यक्ष। जो बौद्ध परिषद है, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल और उसके प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। ठीक, तो प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद, चतुर्थ बौद्ध परिषद। ठीक, धर दिया है, वसुमित्र, महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र तीसरा। फूट दिया है ABCD में बताना है कौन सही है करके। 78 का जो सही आंसर है वो टी है। ठीक है, टी है, मतलब टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ए है उसका 2 है, और बी है उसका क्या है, 3 है, और जो सी है उसका क्या है, 4 है, और डी है उसका क्या है, 1 है। देख लेते हैं, सही मिलाना है इसको। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो क्या है, तो प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध परिषद है वो क्या है, सब कामी। तृतीय बौद्ध परिषद है
वो क्या है, मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध परिषद है, वो क्या है, वसुमित्र। ठीक, तो बौद्ध परिषद मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल और प्रेसिडेंट बताना था। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो उसका अध्यक्ष क्या थे, महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध परिषद का जो अध्यक्ष सबकामी। तृतीय बौद्ध परिषद का जो अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध परिषद का जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र। ठीक, तो इस टाइप से सॉल्व कर चुके हैं। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप यू आर क्लियर। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। तो वर्धमान महावीर हैं, जैन धर्म से हैं। इस संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। ठीक है, ABCD दिया हुआ है। ठीक है, बताना है वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। तो उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया। तो कौन सा सही नहीं बताना है वर्धमान महावीर में। 79 का जो सी है वो क्या है, सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, उन्होंने विवाह किया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो वर्धमान महावीर के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो सही क्या है, वर्धमान महावीर 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावपुरी में देह त्याग किया। तो ये सही है। वर्धमान महावीर इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनके बारे में जो फैक्ट है वो पता रहना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से देख रहे हैं। अब नेक्स्ट चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आज के क्लास का। मतलब वैसे तो ये 30 है, लेकिन इसमें 80 है। ठीक है, तो इसमें चले जाते हैं। तो 80, निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है। तो भारतीय साहित्य है, भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य दर्शन में भी मान सकते हैं। ठीक, तो भारतीय साहित्य कला एवं संस्कृति वाला चीज है। निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है। वराहमिहिर की रचना इनमें से कौन सा नहीं बताना है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, अमरकोश। ठीक, तो 80 का इसमें करेक्ट आंसर है डी, अमरकोश जो है वराहमिहिर की रचना नहीं है। ठीक, तो वराहमिहिर की रचना क्या क्या है वो देख लेते हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, ये क्या है, वराहमिहिर की रचना है। तो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक वराहमिहिर की रचना है। और जो अमरकोश है वो वराहमिहिर की रचना नहीं है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चले जाते हैं 81 पे। राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। तो वे नागभट्ट दो के पुत्र थे। उनकी साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा पौरा का नाम दिया। ठीक, तो ये ABCD चार ऑप्शन है, तो बताना है कि जो राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 81 का बी है। बी इज द करेक्ट आंसर, केवल एक। तो राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, केवल एक। मतलब ए और ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो राजा मिहिर भोज के संबंध में सही क्या है, उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। तो राजा मिहिर भोज के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राज्य पौरा का नाम दिया। ठीक, तो राजा मिहिर भोज को अरब यात्री अल मसूदी ने राजा पौरा का नाम दिया। ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है केवल एक, जो कि राजा मिहिर भोज के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो वो बाढ़ भट्ट दो के पुत्र ये ऐसा बोल रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो 82 में चले जाते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन सामुथ्री था। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। वास्को ड गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। ABCD चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है। तो वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। तो 82 का जो यहाँ पे सही आंसर हो रहा है वो सी है। ठीक है, तो सी जो है मतलब 1 और 3 सही है। वास्को डी गामा के संबंध में 1 और 3 सही है। इसका मतलब क्या है कि वास्को डी गामा के संबंध में, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन सामुद्री था। ये सही है। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की।
ये भी सही है, तो 82 का इसमें जो सही आंसर है वो सी है। ठीक है, तो मतलब एक और तीन, ए और ए जो है सही है, लेकिन ये गलत है। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत रहा, ये गलत है। वास्को डी गामा समझते हैं, गलत है। तो रब करते हैं, आगे बढ़ चले जाते हैं। और मतलब नया क्लास करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का। मैं निम्न का सही मिलान कीजिए 83। इस सही मिलान करना है, तो इसमें 83 का जो सही मिलान करना है, तो इसमें पहला जो कॉलम है उसमें क्या है, अफोंसो डी अल्बुकर्क, नुनो डा कुन्हा, पेड्रो अल्वारेज काब्राल, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो इधर जो है पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिन से गोवा बदल भारतीय इतिहास से है। ठीक, तो इसका 83 का जो सही आंसर है बताना है। तो पुट दिया 83। 83 का जो करेक्ट आंसर है बी है। 83 का बी है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ए का 4 है, ए का 4, बी का 1, सी का सी का 2, सी का 2, और डी का क्या है, 3 है। डी का 3 है। ठीक, तो इसको मैच करते हैं। ठीक, तो सही निम्न का सही मिलान करना है, तो इसमें सही मिलान करते हैं। अल अफोंसो डी अल्बुकर्क, अफोंसो डी अल्बुकर्क, तो इसका सही मिलान होगा ये चौथा। 1510 में गोवा का आधिपत्य, 1510 में गोवा का आधिपत्य किया था। नूनोडा कुन्हा, नूनोडा कुन्हा जो है वो बी का एक हो रहा है, मतलब नूनोडा कुन्हा क्या है, पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदल जाना। पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना नूनोडा कुन्हा के द्वारा हुआ था। अब पेड्रो अल्वारेज काब्राल, सी का क्या है, 2 है। पेड्रो अल्वारेज काब्राल ने सितंबर 1500 में भारत आगमन किया था। सितंबर 1500 में भारत आगमन किया था पेड्रो अल्वारेज काब्राल ने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या है, 3 है, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है बताना है। ठीक, तो ये गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, इस संबंध में क्या सही है बताना है। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला। यह मिशन में एंटोनियो ने मानसरेट शामिल थे। ए बी सी डी है, इसे सही बताना है। ठीक, तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। तो इसमें 1 2 3 ये सही है, 1 2 3 तीनों सही है। मतलब गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसमें से सही संबंध ये तीनों है। ठीक है, तो यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लाहौर से मिला। इस मिशन में एंटोनियो मार्सरेट शामिल थे, तो ये सभी सही है। तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है। डच का कारखाना, उनका स्थापना वर्ष। ठीक है, तो डच क्या है, विदेशी थे जो कि भारत में आए थे। ठीक है, तो उनका जो कारखाना था उसका स्थापना वर्ष के मिलान करना है। तो मलीपट्टम, कराईकल, कोचीन, छिंदसुड़ा। ठीक, तो इसका वर्ष दिया हुआ है। तो 85 का इसमें करेक्ट आंसर है, 85 का करेक्ट आंसर है बी। बी जो है करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ए का ए का क्या है, 3 है, ए का 3, और बी का 2, बी का 2, सी का 4, सी का 4, और डी का 1। ठीक है, ठीक, इसको सही मिलान करते हैं। यहाँ पे है बीमलीपट्टम, बीमलीपट्टम 3, मतलब कि कब हुआ था स्थापना, 1641, डच यात्रियों का कारखाना। और वर्ष, विमलीपट्टम में जो कारखाना था उसका 1641 में हुआ था। और कराईकल, कराईकल का 1645 में। कोचीन का 1663 में। चिंसुड़ा, चिंसुड़ा का 1653 में स्टार्ट मिला है। ये डच का कारखाना है, उनका स्थापना वर्ष विमलीपट्टम का 1641, कराईकल का 1645, कोचीन का 16
63 और चीन सुड़ा का 1653। ठीक, तो ये इसका सही मैच है। आई होप यू आर क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, अच्छे क्वेश्चन है। इतना डीप में पढ़ना है, तभी डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप बना सकते हो। तो इतना आसानी से हल नहीं होगा ये सबको, डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 86 है। तो अगर जीपीएससी प्री निकालना है तो मेन तो करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसके बाद बाकी सबको डीप में पढ़ना पड़ता है। 36 है, अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं बताना है, ठीक है। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं बताना है। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। ठीक, तो ये तीन कथन दिए हैं उसमें। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 86 का जो सही आंसर है, 86 का, यहाँ पे 86 का करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक, केवल एक जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी। तो इसका मतलब क्या है, तो अंबुर का युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सही नहीं है, केवल एक। तो इसमें जो ये सही है और ये सही है। तो अंबुर का युद्ध इस युद्ध में क्या है, मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद्दीन को मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो अंबुर का युद्ध में 2 और 3 सही है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला है, किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता था। निजाम उल मुल्क ने सक्र खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। जुल्फिकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहाँ की वादी से नवाजा। ठीक, तो ये 3 कथन है, इसमें सही नहीं है, कौन सा सही नहीं बताना है। ABCD ऑप्शन दिए हैं। 87 का यहाँ पे सही आंसर हो जाता है बी, मतलब 1 और 3 सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है। ठीक है, तो सही क्या है, निजाम उल मुल्क ने सक्र खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। निजाम उल मुल्क ने सक्र खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था, ये सही है। तो सही इसमें से सही है, ये 2 आला सही है बस। ठीक है, बाकी सब क्या है, गलत है। तो 87 का जो सही कथन इसमें सही कथन है क्या है, निजाम उल मुल्क ने सक्र खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था, बाकी सब गलत है। तो 87 का हो गया। 88 का देखते हैं। 88 में क्या है, सन 1927 में हुए भारतीय आधुनिक इतिहास का, ठीक, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है बताना है। सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सही नहीं है बताना है। तो पहला कथन क्या है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M A अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के लिए खिलाफ प्रस्ताव के पारित किया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्पों को अपनाया गया। ABCD इसमें से कौन सा सही बताना है। 88 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है। 88 का करेक्ट आंसर है वो सी है, मतलब केवल दो जो है वो क्या है, केवल दो जो है वो सही नहीं है। तो सन 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो केवल दो जो है वो सही नहीं है। 88 का सी, 88 का सी, केवल दो सही नहीं है, मतलब क्या है, ये सही है और ये सही है। तो सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, उसमें जो अध्यक्षता है, अध्यक्ष जो थे डॉक्टर M A अंसारी ने की थी। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्पों को अपनाया गया था। ठीक, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्पों को अपनाया गया था। ठीक, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसके लिए हम यहाँ पे हैं साइंस के कि थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, ठीक। तो जो 89 है साइंस का क्वेश्चन है, आज का लेंगे। ठीक, तो 89, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है, ठीक है। जो प्लाज्मा अवस्था होता है, व्हाट आर ट्रू अबाउट प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था के बारे में सही क्या है। तो पहला कथन है, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं।
एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। प्लाज्मा अवस्था जो है उसके बारे में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है बताना है, ए बी सी डी में सही आंसर है वो बताना है। तो 89 का यहाँ पे जो सही आंसर है सी है। ठीक है, मतलब 89 का जो करेक्ट आंसर है सी है। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा अवस्था के बारे में एक और तीन सही है। प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है, तो इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, ये सही है। प्लाज्मा अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, सही है। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। ठीक है, तो एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये वाला कथन क्या है, गलत है। तो प्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, मिटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न का सही मिलान करना है। ठीक, तत्व संयोजकता, ये साइंस का केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिलिकॉन, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, सल्फर का 16 होता है। तो निम्न का सही मिलान करना है। ठीक, तो इसमें से तत्व और संयोजकता बताना है। 90 का जो है करेक्ट आंसर वो क्या है, बी है। 90 का करेक्ट आंसर है बी। इसका मतलब क्या है, जो ए का क्या है, 4, ए का 4 हो रहा है, और बी का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और सी का हो रहा है 3, और डी का हो रहा है 2, डी का 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या है, संयोजकता 4 है, क्लोरीन का संयोजकता 1 है, और एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 है, और सल्फर का जो संयोजकता है 2 है। ठीक है, तो सिलिकॉन का 14 होता है। ठीक है, तो 2, 8, 10 और 4। ठीक है, इसीलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। संयोजकता कितना है, 4, इसलिए सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है उसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, तो 2, 8 फिर 4, तो संयोजकता कितना, 4 हो गया। फ्लोरीन का जो होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है, तो हो जाएगा 2, 7। ठीक है, 2, 7, 2, 7 मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आता है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसलिए इसका जो संयोजकता है 8 होता है, 1 होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत है, इससे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जो फ्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 2 पहले जाएगा, फिर एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसका संयोजकता इसलिए 1 होता है। और एल्यूमिनियम का जो होता है 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8 तो का कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उसके बाद 3 बचा, तो इसलिए एल्यूमिनियम का जो संयोजकता है 3 हो जाता है। ठीक, तो एल्यूमिनियम से 3, और सल्फर का जो होता है 16 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो 2 होगा, 8 होगा, 8 2 10, और उसके बाद 6 होगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए इसका जो संयोजकता होता है सल्फर का 2 होता है। ठीक, तो आई होप यू आर क्लियर। तो संयोजकता वाला आता है तो इस टाइप बनाना होता है। इसका परमाणु क्रमांक अगर पता है तो हम लोग उसका वैलेंसी संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक, संयोजकता वैलेंसी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन से कथन सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, तो बताना है, 3 कथन दिए हैं, सही कथन बताना है। ठीक है, तो सही कथन क्या है वो बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी में। ठीक है, तो 91 का यहाँ पे सही आंसर जो होता है वो डी हो जाता है। ठीक है, तो सही इसमें जो है तीनों कथन क्या है, सही है, तीनों कथन सही है। 1 2 3 तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अ, ये जो इसमें से तीनों में से कौन सा कथन सही है, क्या है, स्टोमेटा के बारे में ना, तो इसमें सही है, ये सही है। पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, तो है ही। दूसरा भी सही है, स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। ठीक है, स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल में गैस के आदान प्रदान में सहायता होती है, ये भी सही है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होता है, ये भी सही है।
तो ये सभी सही है। तो इस टाइप से बायोलॉजी का क्वेश्चन था। ठीक है, बायोलॉजी का तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 91 का करेक्ट आंसर है डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक दो तीन तीनों सही है। तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 एक साइंस का है मे बी। निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में बताना है। ठीक, तो अरेंज द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज्यादा सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है फिर किसका है बताना है। ठीक है, तो ये इसका साइंस का अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो 92 का जो इसमें करेक्ट आंसर है 92 का, ठीक है, वो डी है। ठीक है, तो 92 का 92 का क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 92 करेक्ट आंसर डी। 92 का करेक्ट आंसर है डी। मतलब एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरोफॉर्म का, फिर इथेनॉल का, फिर मीथेन का। तो एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है COOH होता है। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है CHCl3। इथेनॉल का क्या होता है CH3CH2OH। और मीथेन का क्या होता है CH4। ठीक है, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट बताना था। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस है। ठीक है, तो ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इंट्रा मतलब इंट्रा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है एसिडिक एसिड का। अब क्लोरोफॉर्म में क्या है, क्लोरोफॉर्म में इस टाइप से होते हैं ये Cl तो इसमें -I पावर होता है, -I पावर। ठीक है, -I पावर के कारण ये क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसमें क्लोरोफॉर्म में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। इथेनॉल उसके बाद CH3CH2, तो इथेनॉल में जो +I पावर होता है और CH4 में कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें इसमें ऑक्सीजन वाला भी होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए अब CH4 ये +I कहता है। ठीक है, +I पावर होता है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होता है एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरोफॉर्म का, फिर इथेनॉल का, फिर मीथेन का। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने, साइंस का है। तो एज एक्सपेक्टेड का आज मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी ज़्यादा होता है, इसलिए जो एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाते हैं 93 में। 93 निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो पहला कथन है मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज होता है। ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा में 10 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये तीन कथन दिए हुए हैं, उसमें से सही कौन कौन सा बताना है। तो इसमें 93 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक, एक दो तीन, तो इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तीनों सही नहीं है, वो तो है ही। ठीक है, तो इसमें से तीनों सही नहीं है। तो मनुष्य में सभ्यता का परिसर लगभग क्या होता है 20 हर्ज से कितना होता है 20,000 हर्ज तक होता है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, मतलब 20 किलो हर्ज तक। ठीक, तो 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक मनुष्य की सभ्यता का परिसर होता है। अब 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होगा आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो पहला चीज क्या है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का तब क्या होता है ऑडिबल रेंज होता है, मनुष्य का सभ्यता का परिसर होता है। और 20 किलो हर्ट्ज से आवृत्ति अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो मनुष्य में मतलब श्रव्यता का जो है ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड उसके बारे में क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है गलत हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है क्या है ऑप्शन ऑप्शन सी। 93 का ऑप्शन सी। ठीक, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, मतलब एक दो तीन तीनों कथन क्या है गलत है। अब आगे बढ़े जाते हैं 94 में चले जाते हैं। 94
94 क्या है? 94 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया? सन अगस्त 1932 भारत का आधुनिक इतिहास है उसका है। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया था? अहमदनगर जेल में, बॉम्बे सेंट्रल जेल में, हरदा जेल में। ठीक, तो ये आधुनिक इतिहास का है। 94 का जो करेक्ट आंसर है, 94 का ही है। तो अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? तो 94 का करेक्ट आंसर है उसकी है, मतलब यरबदा जेल में। यरबदा जेल में अनशन आरंभ कर दिया था, यरबदा जेल में। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 95। क्वेश्चन 95 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो तीन कथन इसमें कथन दिए हैं पहले, तीनों कथनों को पढ़ना है। ठीक, तो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। ए बी सी डी दिया है, तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है, मतलब 95 का जो ए है, एक और दो दोनों सही है तथा दो एक का सही कारण है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? दोनों सही है। ठीक, ये सही है और ये भी सही है। मतलब अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक, ऊपर से अगर उड़ रहे हो, हवाई जहाज में हो, तो आकाश क्या होगा? काला प्रतीत होगा। ठीक है, काला ब्लैक दिखेगा। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? स्केटरिंग। ठीक, तो अधिक ऊंचाई पर स्केटरिंग सुस्पष्ट नहीं होता है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन क्या है? सुस्पष्ट नहीं होता है। तो इसी कारण जो आकाश का जो कलर है वो काला प्रतीत होता है, जबकि नीला है। तो प्रकीर्णन सही से नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो दो है वो सही कारण है एक के होने का। ठीक, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। एक और दो दोनों सही तथा दो एक का सही कारण है। तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में ले आते हैं। 96 है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक बताना है। ए बी सी डी चार दिया हुआ है इसमें। तो चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है वो बताना है। 96 का इसमें एक सही आंसर हो रहा है सी। ये सही नहीं है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। ये सही नहीं है। ठीक, तो क्या क्या सही है वो देख लो। ओके, क्या क्या सही है? ये सही है। इस एक्ट चार्टर एक्ट जो 1813 है, उसमें इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की। तो चार्टर एक्ट 1813 इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। ठीक है, सही है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में। और इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट, नहीं नहीं ये नहीं। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है? ए और बी सही है, लेकिन जो सी है सही नहीं है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 जो है उसमें ये जो सही क्या क्या है? ए और बी। ठीक है, ए और बी सही है, लेकिन सी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है सी। द सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है बताना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। ए बी सी डी है, इसमें सही बताना है। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है बताना है। 97 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। एक और तीन सही है। 97 का क्या है? बी जो है सही है। इसका मतलब क्या है? बी सही है, मतलब एक और तीन सही है। ठीक है, एक और तीन सही है। एक और तीन सही है। ठीक है, मतलब संविधान सभा के संदर्भ में सही क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई।
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक, तो ये इसका सही हो जाता है। अगले चले 98 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। तो सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक की संविधान संशोधन के तहत की गई। किस संविधान संशोधन? ठीक, संविधान संशोधन से आया है। ठीक, किस संविधान संशोधन के तहत जो मतदान करने का जो न्यूनतम आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया है? तो ए बी सी डी 61वां, 62वां, 63वां, 64वां। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक, तो ए। तो सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक की संविधान में संशोधन के तहत की गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आगे बढ़ जाते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, 49वां आज की क्लास का 50वां। चार्जिंग लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 ये है, मैचिंग है। ठीक है, निम्न का सही मिलान करना है। ठीक है, मैच करेक्टली मैच करना है। तो सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो क्या है? मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 से 18 आना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, श्रम संबंधी है, तो अनुच्छेद 23 से 24 में आना चाहिए। ये दो पता है। ठीक है, तो डी का इसमें एक आना चाहिए, डी का एक आना चाहिए, और सी का दो आना चाहिए, सी का दो आना चाहिए, सी का दो, डी का एक, मतलब डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 99 का डी सही है। ठीक है, 99 का जो करेक्ट आंसर है डी है। तो डी है, मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? ए का जो हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 1। ठीक, तो ये अनुच्छेद का अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो इंडिया पॉलिटी का अनुच्छेद वाला। ठीक, तो अनुच्छेद और अनुसूची और भाग ये सब पर पता रहना चाहिए, और संविधान संशोधन उससे भी क्वेश्चन आए। तो सांस्कृतिक व शिक्षा अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा अधिकार, तो उसका क्या है? 4। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 से 30। सभी सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, ये सभी क्या है? मौलिक अधिकार एक्चुअली में, सभी मौलिक अधिकार है एक्चुअली। मतलब जो भी अनुच्छेद है, तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बी का जो है, डी का 3 आ रहा है। ठीक, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। ठीक है, डी का 2। समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। ठीक है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद से 14 से 18। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इंडिया पॉलिटी का अनुच्छेद से। तो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से क्या सही है? पहला है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। दूसरा है, यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तीसरा है, 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के संबंधित है। ठीक, तो एक्चुअली में पंचायती राज संबंधित क्वेश्चन आए थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन के। ठीक है, तो 100 का जो करेक्ट आंसर है ABCD में। ठीक है, 100 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक है, सी जो है मतलब केवल एक का सही है। ठीक है, केवल एक सही है, ये वाला चीज सही है। तीनों में से क्या सही है बोला था? तो संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रदान किया गया, मतलब पंचायती राज जो जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत वाला,
संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, ये सही है। ठीक, तो जो 100 का जो करेक्ट आंसर हो रहा है क्या है, ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब केवल एक जो है वो क्या है, सही है। 73 और 74 संविधान संशोधन जो है वो त्रिस्तरीय सरकार के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत का, पंचायती राज के बारे में बताता है। ठीक, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद मतलब नगर पंचायत, तो इस टाइप से। सॉरी, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक, तो और अगर नगरीय निकाय है तो उसमें क्या होता है, नगर पंचायत होता है, नगर पालिका, नगर निगम। तो त्रिस्तरीय राज्य के बारे में बताया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक, आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द आंसर एंड द आंसर की। ठीक, तो ये CGPSC प्री में इंडिया जीएस का क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन। तो इसमें यही पता चला कि जो करंट अफेयर्स है ना उसको अच्छा से पढ़ना होता है, और जो इसको जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डीप में पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, तो उससे क्या है, सॉल्व हो जाता है। स्टेटमेंट टाइप आया था बहुत सारा, उसमें से कौन सा सही है, मैचिंग टाइप आया था बहुत सारा। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग पूरा जो CGPSC प्री का टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आया था सब देख चुके हैं। तो आज के क्लास को एंड करते हैं। तो गुड नाइट एंड हैप्पी डे। ठीक है, तो आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।